करीब 5 साल बाद अचानक से बेटे बहू को दरवाजे पर देख विमला जी चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। उनके चेहरे पर न बेटे बहू के आने की खुशी थी, न ही आंखों में चमक। विमला जी का पूरा चेहरा निर्जीव पड़ चुका था। जब विमला जी अपने कमरे में चली गईं, तो दरवाजे पर खड़ी उनकी बहू दिव्या ने अपने पति कपिल से कहा, देख लिया कपिल, देख लिया अपनी माँ को। 5 सालों के बाद बेटे बहू को देखकर भी उनके चेहरे पर जरा सा भी खुशी नहीं दिखाई दी। मैं कहती थी ना, जलते हैं तुम्हारे माँ बाप। उनका सारा प्यार बस अपने बेटी के लिए है। कपिल को विमला जी के खिलाफ चढ़ाते हुए बोली दिव्या। दिव्या की बात सुन और माँ के चेहरे पर उसके आने की खुशी न देख कपिल बौखला उठा और गुस्से में बैग पटक कर सीधा विमला जी के कमरे में गया, जहाँ विमला जी अपने पति मनोहर जी के पैरों की मालिश कर रही थी। कपिल अपनी इतनी अनदेखी बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे विश्वास था कि 5 सालों के बाद माँ उसे देखकर खुश हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो माँ ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। ऊपर से मनोहर जी, जैसे ही मनोहर जी पर कपिल की नजर गई, वो चिल्ला उठा, पापा, माँ की तरह आपको भी मुझे देखकर शर्म आ रही है क्या, जो लगातार ऊपर देखे जा रहे हैं? एक नजर कम से कम मेरे ऊपर भी डालो। पूरे 5 साल बाद आया हूँ, इस घर में मेरी शक्ल भी नहीं पसंद है क्या आपको? कपिल गुस्से में अपने पापा से बोल पड़ा, लेकिन मनोहर जी चुपचाप एकटक छत को निहारे जा रहे थे। ये देख कपिल का गुस्सा और बढ़ गया। तभी पीछे से दिव्या भी आ गई। सास ससुर की हरकतों से दिव्या चिढ़ते हुए कपिल से बोली, देख लिया कपिल, ये है आंख के अंधे और कान के बहरे, देखकर भी दिखाई नहीं देता, सुनकर भी सुनाई नहीं देता। माँ जी से तो ज्यादा ड्रामेबाज पापा जी निकले। देखो कैसे चुपचाप छत निहार रहे हैं। बस यही एक काम दिव्या को बहुत अच्छे से आता था कि वो टाइम पर कपिल के गुस्से को हवा देती थी, आग में घी का काम करती थी। माँ बाप की उपेक्षा भरी निगाहें कपिल बर्दाश्त नहीं कर पाया और पास में रखा हुआ कांच का गिलास उठाकर पटक दिया। ऐसा जानबूझकर करता कि माँ और पापा दोनों उसे देखें। मनोहर जी ने तो देखा नहीं, लेकिन विमला जी ने बड़े ही शांत स्वर में कपिल से कहा, कपिल, यहाँ नाटक मत फैलाओ, चुपचाप से चले जाओ, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ हाँ माँ, मुझे पता है, अब उन्हें सारी बीमारियां हो जाएंगी और 1 आध घंटे में तुम्हें भी कोई ना कोई बीमारी पकड़ ही लेगी, क्योंकि मैं जो आ गया हूं ना। देखो कपिल, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। यहाँ खड़े होकर अपनी फालतू की बकवास मत करो। फालतू बकवास मैं कर रहा हूँ माँ? आपको क्या लगता है मेरे पास इतना टाइम है कि मैं यहाँ पर बैठकर फालतू बकवास करने आया हूँ? नहीं, मैं यहाँ अपना काम करने आया हूँ। अच्छा, कौन सा काम बताओ? कौन सा काम? माँ जी, आप तो ऐसे अनजान बन रही हैं जैसे आपको पता ही नहीं है कि कपिल किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी बीच में ही दिव्या बोल पड़ी। दिव्या की बात सुन विमला जी ने धीरे से कहा, बहू, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, तुम्हारे पति से बात कर रही हूँ। माँ जी, मेरा पति आपका बेटा भी तो है, व्यंग्य में हंसते हुए बोली दिव्या। नहीं बहू, मेरा बेटा था। जिस दिन मैंने इसकी तुम्हारे साथ शादी की थी, उसी दिन ये तुम्हारा पति बन गया। मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया जिस दिन उसकी जिंदगी में तुम्हारी जैसी लड़की आई। तुम्हारी जैसी से क्या मतलब है? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें क्या दिक्कत है दिव्या से? कपिल की बात सुन दुखी होते हुए विमला जी ने कहा, अच्छा बेटा, तू तो ऐसी बातें कर रहा है जैसे तुझे पता ही नहीं तुम्हारी पत्नी की हरकतों के बारे में कि क्या किया था तुम्हारी पत्नी ने ससुराल में आते ही, और नई नवेली पत्नी को पाकर तुमने क्या किया था हमारे साथ, सब भूल गए? कहते हुए विमला जी ने प्रश्न भरी नजरों से कपिल की ओर देखा। भला कपिल कैसे भूल सकता है? भूली तो दिव्या भी नहीं थी और ना ही विमला जी भूली थी। 5 साल पहले जब दिव्या इस घर में बहू बनकर आई थी, शादी के दूसरे ही दिन ससुराल में सुबह सुबह जैसे आम बहुएं नहा धोकर अच्छे से साड़ी सूट पहनकर निकलती हैं, दिव्या बिल्कुल उसके विपरीत हाफ पैंट और एकदम हल्का सा टी शर्ट पहनकर निकल आई, जैसे किसी कुमारी लड़कियों की तरह। घर में अभी सारे रिश्तेदार मेहमान थे। अचानक नई नवेली दुल्हन को हाफ पैंट और नाभि के ऊपर शर्ट में देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह गया। मेहमानों से भरा हुआ था पूरा घर और दिव्या सबके सामने आकर सोफे पर टांग चढ़ाकर बैठ गई। पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार वहां बैठे सुबह की चाय पी रहे थे। मनोहर जी तो बहू को ऐसी हालत में देखकर शर्म से नजरें नीचे किए हुए तुरंत बाहर चले गए।
जितने भी लड़के थे, बच्चे थे, सब चुपचाप बाहर निकल गए। औरतों ने अपने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और विमला जी लगातार हैरानी से टकटकी लगाए दिव्या को देखे जा रही थी। पूरी नंगी टांगे दिख रही थी, आधा पेट दिख रहा था, पूरा बाजू दिख रहा था। विमला जी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा लगा जैसे कोई सपना देख रही हैं। तभी विमला जी की बेटी आकर धीरे से अपनी माँ से कहती है, माँ, ये भाभी ने क्या पहना है? आप कुछ बोलो उन्हें, सारे मेहमान उन्हें ही देख रहे हैं। तब जाकर विमला जी को होश आया। उन्होंने तुरंत ही थोड़ी कड़क आवाज में दिव्या से कहा, बहू, ये क्या पहना हुआ है तुमने? अभी दिव्या कुछ बोले उससे पहले ही कपिल बोल पड़ा, कपड़े हैं माँ, दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये कपड़े हैं? गुस्से में गरजती हुई विमला जी कपिल को देखते हुए बोली, हाँ तो क्या है माँ, कपड़े ही तो हैं। और दिव्या शुरू से ऐसे ही कपड़े पहनती आई है, साड़ी पहना उसके बस की बात नहीं है। तो बेटा ठीक है, साड़ी ना सही सूट ही पहन ले, लेकिन ये कपड़े? अब दिव्या भी बोल पड़े, माँ जी क्या बुराई है इन कपड़ों में? दिखाई क्या दे रहा है मेरा जो इन कपड़ों में बुराई नजर आने लगी आपको? देखिए माँ जी, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, मैं खुले विचारों वाली लड़की हूँ, शुरू से अकेली रही हूँ, हॉस्टल में रही हूँ, जॉब करती हूँ, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। मैंने कभी भी अपने ऊपर कोई बंधन नहीं रखा है, इसलिए ये बंधन ससुराल में भी नहीं रखूंगी। आप सोचो कि मैं साड़ी या सूट पहन लूं, वो मेरे बस की बात नहीं है। मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, इसी में कंफर्टेबल रहती हूँ। दिव्या ने मुंह खोला तो सरपट जो मुंह में आया बोलती चली गई। एक के बाद एक झटके लग रहे थे विमला जी को। एक तो बहू ऐसे कपड़े पहन के सारे रिश्तेदारों के सामने आकर खड़ी हो गई, दूसरी कैंची की तरह जबान भी चला रही थी। अब सारी औरतें आपस में खुसुर पुसुर करने लगी। विमला जी ने तो इतनी जिल्लत अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं झेली थी। उन्हें अपनी इतनी बेइज्जती महसूस हो रही थी कि मन किया धरती फट जाए और वो उसी में समा जाए। जितनी भी रिश्तेदार औरतें थीं, सब में बातें होने लगी। कोई तो दिव्या को ऐसे देखकर मुस्कुरा रही थी, ऊपर से नीचे तक ऐसे निहार रही थी जैसे कोई शोपीस हो, लेकिन दिव्या को कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। विमला जी तुरंत ही कपिल से बोली, कपिल, वो तो नई नई आई है, उसे तो नहीं पता, लेकिन तुम्हें तो पता है ना तुम्हारे रिश्तेदारों के बारे में। और ये गांव है, शहर नहीं। ठीक है, माना कि वो साड़ी नहीं पहन सकती, न सूट पहन सकती है, लेकिन कम से कम जो कपड़े पहने हैं उसे तो पूरा पहन ले, बदन तो पूरा ढक ले। ये क्या अधनंग अवस्था में घूम रही है? बताओ, इस घर में लोग हैं, तेरा बाप है, जवान बेटी है, इन सबके सामने बहू ऐसे रहेगी? मैं अपनी बेटी तक को ऐसे कपड़े नहीं पहनने देती। भाई बाप के सामने और बहू को ऐसे कपड़े पहनाकर घर में घुमाऊं? बिल्कुल भी नहीं। अभी के अभी तू इसे ले जा यहाँ से और ढंग के कपड़े पहनाकर ले आ, लगभग आदेश देते हुए बोल पड़ी विमला जी। विमला जी का इतना बोलना था कि दिव्या तुरंत उठ खड़ी हुई और बोली, बिल्कुल नहीं माँ जी, मैं अपने आप से कोई समझौता नहीं कर सकती। मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं खुले विचारों वाली लड़की हूँ। ये लाज शर्म हया नजरों में होनी चाहिए, कपड़ों में नहीं। और अगर आप मेरे ऊपर इतनी पाबंदी लगाएंगी तो मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। अब भला कौन सी सास 24 घंटे की आई हुई बहू का इतना बर्दाश्त करेगी? 24 घंटे के अंदर में ही तो पूरे गांव में समाज की औरतों के सामने उसने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी, और अब जबान लड़ाकर बची खुची कसर भी निकाल रही है। भला कितना कोई बर्दाश्त करेगा? कौन सी सास बर्दाश्त करेगी जो विमला जी करें? इसलिए विमला जी ने भी गुस्से में बोल दिया, तो ठीक है, मुझे भी तुम्हारी जैसी बहू की कोई जरूरत नहीं है जो 24 घंटे में घर की इज्जत का नाश कर दे। जो 24 घंटे भी घर की इज्जत संभाल नहीं सकती, वो भला पूरी जिंदगी क्या संभालेगी? तुम्हें जहां जाना है जाओ, जैसे रहना है रहो, लेकिन आज के बाद वापस मेरे घर में कभी अपने कदम मत रखना। बस माँ, बहुत बोली आपने। दिव्या आपकी बहू है तो मेरी पत्नी है। आप मेरी पत्नी की ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकती सबके सामने। अच्छा बेटा, 24 घंटे भी नहीं हुए तेरी पत्नी को आए हुए इस घर में, उसकी इतनी इज्जत हो गई कि तेरे बाप दादा की बनाई हुई इज्जत की कोई कीमत नहीं रह गई तेरी नजरों में। देखो माँ, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। जब आपको दिव्या ने साफ साफ बता दिया है कि वो गांव में नहीं रही है, साड़ी सूट नहीं पहन सकती, वो जो पहनती है वही पहनेगी। विमला जी हैरान थी। उन्हें लगा कि बेटा उन्हें समझेगा, लेकिन यहाँ
वो अपनी पत्नी के रंग में बुरी तरह से रंग चुका था। सही गलत का उसे बिल्कुल भी एहसास ही नहीं था कि तभी कमरे में से लोअर टी शर्ट पहने दिव्या अपना बैग लेकर बाहर आ गई और कपिल से बोली, कपिल मैं जा रही हूँ, आपको मेरे साथ चलना है तो चलिए, नहीं तो मैं अकेले भी चली जाऊंगी। कपिल निकला जोरू का गुलाम। उसने एक बार भी दिव्या को समझाने की कोशिश नहीं की और तुरंत ही अंदर कमरे में जाकर अपना बैग लेकर आ गया और चल पड़ा दिव्या के साथ। ना एक बार विमला जी की ओर देखा, ना ही मनोहर जी को। विमला जी आंखों में आंसू लिए बेटे को जाता हुआ देखती रह गईं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा गलत का साथ देते हुए इतना बड़ा कदम उठा लेगा। अभी घर में शादी की रस्में भी पूरी नहीं हुई थी, मुंह दिखाई बाकी थी और बहू घर छोड़कर चली गई थी। पल भर में हंसता खेलता परिवार बिखर गया। कहाँ बेटे की शादी की खुशी की तैयारी 6 महीने से मनोहर जी और विमला जी कर रहे थे, कहाँ बहू के आते ही ऐसा तांडव हुआ कि पूरा घर ही बिखर गया। मनोहर जी को बेइज्जती का ऐसा तमाचा मिला कि उन्होंने बेड पकड़ लिया। बेटे के घर छोड़कर चले जाने से और पति के बेड पकड़ लेने से विमला जी भी टूट चुकी थी। कोई भी उनके आगे पीछे नहीं था। ले देकर एक बेटी बची थी जो ससुराल के साथ साथ माँ बाप की देखरेख भी करती रहती। विमला जी अब बिल्कुल गुमसुम सी रहने लगी थी। न बाहर निकलती, ना कहीं घूमने जाती, न टहलने जाती, न कोई सामान लेने जाती। बस दिन रात पति की सेवा करते हुए खुद को घर में बंद कर लिया था। उन्हें बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी। गांव समाज में क्या मुंह दिखाती, इसका डर था। इसके चलते विमला जी की बेटी को ससुराल के साथ साथ माँ बाप की देखरेख भी करनी पड़ती थी। घर का जो सामान नहीं रहता देखकर याद से लेकर आती। खाने पीने की चीजें, माँ बाप की दवाई सब कुछ लाकर रखती थी। बेचारी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि माँ बाप को किसी भी चीज की कमी ना होने पाए, लेकिन इधर विमला जी ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से खत्म ही समझ लिया था। इसलिए उनके पास जो कुछ भी था, पैसे, गहने, प्रॉपर्टी, वो सब कुछ उन्होंने बेटी के नाम कर दिया। क्योंकि कपिल को गए हुए 5 साल हो गए थे। इन 5 सालों में कपिल ने एक बार भी घर की ओर मुड़कर नहीं देखा, कोई खोज खबर नहीं ली, ना ही अपने रहने का कोई ठिकाना बताया था। यहाँ तक कि दिव्या के कहने पर उसने अपना नंबर भी बदलवा लिया। किसी को उसके फोन नंबर तक का पता नहीं था। तो ऐसे में बेटे के लिए क्या आंसू बहाना। इसलिए विमला जी और मनोहर जी ने अपनी जिंदगी बेटी के सहारे गुजार रहे थे कि अचानक ही 5 साल बाद बेटा बहू घर आ गए अपना हक लेने के लिए। जाने उनके कान में कैसे भनक लग गई कि विमला जी और मनोहर जी ने अपना सब कुछ बेटी के नाम कर दिया है। बस उसी की लड़ाई लड़ने ये दोनों फिर से आ गए थे। 5 सालों के बाद भी अभी भी कपिल के स्वभाव में थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आया था। उसके तेवर पहले के ही जैसे थे। वो पहले के ही तरह मनोहर जी को बेड पर पड़ा हुआ देख उन्हें नौटंकीबाज कह रहा था, बीमारी को नाटक बता रहा था। तो विमला जी ने कपिल से कहा, कपिल तुम जहां से आए हो वहां चुपचाप चले जाओ, यहाँ पर शोर शराबा मत करो, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। माँ चला जाऊंगा, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, मेरा हक मुझे दे दो, मैं यहाँ से तुरंत चला जाऊंगा। पहली बार विमला जी ने कपिल की ओर देखा। उसकी आंखों में साफ साफ बेशर्मी दिखाई दे रही थी। माँ बाप के प्रति थोड़ी भी हमदर्दी नहीं थी। माँ बाप को अपनी ओर घूरता हुआ देखकर बेशर्मों की तरह बोल पड़ा, घूर क्या रही हो माँ, गलत कह रहा हूँ क्या? मेरा हक दे दो, मेरा हिस्सा दे दो, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। उठाओ अपने पति को, बहुत नाटक कर लिया उन्होंने बीमारी का, उनको बोलो मेरा हिस्सा दे दें, मैं उसे बेचकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अब विमला जी को कपिल के ऊपर गुस्सा आया। अब तक उन्होंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा था, लेकिन पति के बीमारी को जब कपिल ने नाटक बताया तो विमला जी बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि पिछले 5 सालों से वो अपने पति की बीमारी को लेकर कई तरह की परेशानियां झेल रही थी। विमला जी ने एक जोरदार थप्पड़ कपिल के गाल पर लगाया और गरजते हुए बोली, शर्म आती है मुझे अपने आप पर कि मैंने तुझे पैदा किया है, तेरे जैसे राक्षस को जो अपने माँ बाप की बीमारी को बहाना बता रहा है, नाटक बता रहा है। अरे पापी, तेरे ही सदमे का असर है जो तेरे जाते ही मेरे पति अपाहिज हो गए, 5 सालों से बेड पर पड़े हैं, तुझे कैसे पता चलेगा? तू तो हाफ पैंट वाली के चक्कर में उसके पीछे पीछे घूम रहा था ना,
उस समय तो तुझे माँ बाप की याद नहीं आई, जब पूरे गांव में समाज में हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी गई। तब तुझे माँ बाप की याद नहीं आई, जब अपने इज्जत और अपने बेटे को जाता देख सदमे में तेरे बाप ने चारपाई पकड़ ली। तब तुझे माँ बाप की याद नहीं आई। आज प्रॉपर्टी के चक्कर में तुझे माँ बाप की याद आ गई। अरे तू तो हमारे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन तू ये घर छोड़कर गया था। अब हमारी कोई औलाद नहीं है, बस एक बेटी है जो मायके और ससुराल दोनों संभाले हुए है। हमने सब कुछ उसके नाम कर दिया है और देखती हूँ किसके बाप में हिम्मत है जो मेरी बेटी को या इस घर को हाथ भी लगा सके। दम है तो कुछ लेकर दिखा सब कुछ। फिलहाल तो अब मैं तुम दोनों को यहाँ पर एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेहतर होगा कि तुम दोनों मेरी आंखों के सामने से चले जाओ और जिंदगी में दोबारा कभी भी अपना मुंह मत दिखाना। कहते हुए विमला जी ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। कपिल और दिव्या को जैसे ही पता चला कि माँ बाप ने सब कुछ बहन के नाम कर दिया है, अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला था और माँ इतने गुस्से में थी कि दोबारा पलटकर उनसे बात भी नहीं करेंगी। तो प्रॉपर्टी की बात तो बहुत दूर की है, अब कपिल और दिव्या के पास वापस जाने के सिवाय और कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि यहाँ उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।